नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 30 जनवरी को श्रीनगर में इसका समापन होगा। वहीं इस बीच आज 26 जनवरी से कांग्रेस अपनी नई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। इस यात्रा के जरिए पार्टी का लक्ष्य है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाना। आपको बता दें, इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता हाथ से जोड़ो हाथ अभियान के तहत देश के 6 लाख गाँवों में राहुल गांधी के संदेश और पार्टी के संदेश लेकर जाएंगे। खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी के पत्र और कांग्रेस की चार्जशीट में वह सार है जो लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को बताया था। साथ ही बता दें कि प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा के संदेशों को फैलाने के लिए इस यात्रा के जरिए हर राज्य की राजधानी में महिला सदस्यों के साथ पैदल मार्च और रैलियों का नेतृत्व करेंगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इस समय अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका कहना है कि वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके साथ ही उन पर अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को उसमें से निकालने पर शुरू हुआ विवाद भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर है कि श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर के स्वामी श्री रामभद्राचार्य, जिन्हें धीरेन्द्र शास्त्री अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए बयान पर कहा है कि मौर्य सटिया गए हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके अलावा उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हमें यत्न करते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कब होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। आज 26 जनवरी गुरुवार को देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लिए राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इंडिया गेट पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें कि बीते 2 सालों से देश अपना गणतंत्र दिवस कोरोना के साए में रहकर मना रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार गणतंत्र दिवस को पूरी धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी है। इस दौरान सेना और अर्धसैनिक बलों की ओर से कर्तव्य पथ पर परेड निकाली जाएगी। वहीं राज्यों की ओर से आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। बता दें कि गणतंत्र दिवस पर हर बार विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है और इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं इस पूरे आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग 6000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और समारोह में आने वालों के लिए नई दिल्ली जिले में कुल 24 हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गणतंत्र दिवस समारोह में लगभग 60 से 65,000 लोगों के आने की उम्मीद है। नई दिल्ली के डीसीपी प्रणव दयाल ने कहा कि इस साल एंट्री पास पर दिए गए QR कोड के आधार पर होगी और बिना वैलिड पास या टिकट के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 150 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से कुछ चेहरा पहचान करने वाली प्रणाली से लैस हैं और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ड्रोन रोधी टीम को भी तैनात किया गया है। साथ ही मध्य दिल्ली में बहुमंजिला इमारतों पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। डीसीपी ने कहा कि सुरक्षा कर्मी किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि किन क्षेत्रों में किन लोगों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की, जो कि बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत को वास्तुकला के क्षेत्र में, जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में, SM कृष्णा को पब्लिक अफेयर्स, दिलीप महालना बिस मरणोपरांत को मेडिसिन के क्षेत्र में, श्रीनिवास वर्धन को साइंस और इंजीनियरिंग और मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। वहीं इसके अलावा पद्म भूषण के लिए श्री SL भैरप्पा को साहित्य और शिक्षा, श्री कुमार मंगलम बिड़ला को व्यापार और उद्योग, श्री दीपक धर को साइंस एंड इंजीनियरिंग, सुश्री वाणी जयराम को कला, स्वामी चिन्ना जियर को अन्य अध्यात्मवाद, सुमन कल्याणपुर को कला, श्री कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा, सुश्री सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य, श्री कमलेश डी पटेल को अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए देखा जाता है और इसी कड़ी में एक बार फिर कमलनाथ ने शिवराज पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने हरला जिले के सिराली में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज को भाषण और घोषणा की मशीन बताते हुए झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने
बेरोजगार युवाओं और किसानों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि शिवराज जी एक घोषणा की मशीन है, न केवल घोषणा करने वाली मशीन है बल्कि वे बहुत बोलते भी हैं। वे भाषण करने वाली मशीन और झूठ बोलने वाली मशीन भी हैं। हालांकि बीजेपी ने 18 साल राज्य में शासन किया, लेकिन उसके नेता यह नहीं बता रहे हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या किया है। उन्होंने कहा कि अब वे विकास यात्रा निकाल रहे हैं। यह विकास यात्रा नहीं बल्कि निकास यात्रा है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि भारत एक बहुत ही विविध देश है, लेकिन इसकी संस्कृति जो सभी को एकजुट होना सिखाती है, उसे कमजोर किया जा रहा है। आज समाज को धर्म के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस बात को खारिज कर दिया गया है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा खोया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि विवादित इलाकों में भारत ने कोई जमीन नहीं खोई है। हाँ, कुछ इलाकों पर जरूर दोनों पक्षों की गश्त रोकी गई है, लेकिन ऐसे इलाकों में हमारी तकनीकी उपस्थिति उतनी ही है जितनी चीनी सेना की। आपको बता दें कि सेना की तरफ से यह बयान उन खबरों के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक अपनी पहुँच खो दी है। गौरतलब है कि लद्दाख के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीडी नित्या द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्तमान में काराकोरम दर्रे से चुमुर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाना है। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट में हमारी उपस्थिति समाप्त हो गई है, जिसमें 5 से 17, 24 से 32 और 37 पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कोई गश्त न करने के कारण उपस्थिति समाप्त हुई है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया था कि बाद में चीन हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से आईएफएस या भारतीय नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई है। चीनी इन क्षेत्रों में मौजूद थे। इससे आईएफएस के नियंत्रण वाले सीमा में बदलाव हो जाएगा। भारतीय पक्ष की ओर से ऐसे सभी पॉकेट्स के पास बफर जोन बनाया जाता है। अंततः भारत का इन क्षेत्रों पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।